2024 के आम चुनावों से पहले मौजूदा सरकार के आखिरी फुल बजट में माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को लेकर कई अहम अनाउंसमेंट्स की गई हैं। बजट 2023 में स्मॉल बिजनेसेस के लिए आखिर क्या कुछ खास रहा है, इसी पर आज हम मंथन करने वाले हैं। आई एम हैप्पी टू वेलकम श्री अनिल भारद्वाज, सेक्रेटरी जनरल फिस्मे, आपका शुक्रिया। मोहित जैन साहब, चेयरमैन एमएसएमई कमेटी PHDCCI, थैंक यू सर। लक्ष्मी वेंकटेशन जी, फाउंडिंग एंड मैनेजिंग ट्रस्टी ऑफ BYST, थैंक यू मैम। एंड अर्पिता मुखर्जी, प्रोफेसर एक्रियर, थैंक यू। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया SME एक्सप्रेस में हमें ज्वाइन करने के लिए। तो आइए बातचीत के सिलसिले को अब हम शुरू करते हैं। भारद्वाज साहब, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। सर, ये जो बजट 23 रहा है, इसमें जिस बैकड्रॉप में हमने देखा है कि एक तरफ ग्लोबल हेडविंड्स रहे, इंडियन इकोनॉमी का जिस तरह का प्रदर्शन रहा है इनके बीच में, और ग्रोथ के मोमेंटम को जो एक पुश करने का प्रयास किया गया है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर में ऑलमोस्ट 33% का इजाफा हुआ है, ये ओवरऑल आपको कैसे लग रहा है? और MSMEs के लिए इन पर्टिकुलर आप इसको किस तरह से रीड कर रहे हैं? देखिए, इकोनॉमिकली ये एक ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है, क्योंकि 10 लाख करोड़ से ऊपर का कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रपोज किया गया है और ये डेफिनेटली एक तरह का जो मोमेंटम देगा ग्रोथ के लिए। पॉलिटिकली एक एस्ट्यूट बजट मैं इसको कहूँगा, क्योंकि वेलफेयर मेजर्स जो हैं वो काफ़ी लोगों के लिए और काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में प्रपोज किए गए हैं, जिसका बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होगा। ख़ास तौर पर जो प्राइम मिनिस्टर जो आवास योजना है, उसमें बहुत लार्ज नंबर घरों के बनने का प्रपोजिशन है। उत्तर प्रदेश अकेले में 15 करोड़ से ज़्यादा घर बनेंगे, तो उसका एक मल्टीप्लायर इफेक्ट भी होगा इकोनॉमी पर, जिसका MSME को भी फ़ायदा होगा। और तीसरे, MSME के पर्सपेक्टिव से देखें तो कुछ हिट्स हैं, कुछ मिसेस, वो जरा डिटेल में बाद में बात करें। जी मोहित साहब, ओपनिंग कमेंट में आप किस तरह से बताएंगे, इकोनॉमिक सर्वे से किस तरह के इंडिकेशंस थे, इकोनॉमी की ओवरऑल पिक्चर किस तरह से दिख रही है, बजट किस तरह से रहा? आप अगर देखें, ये जो अनसर्टन माहौल में जो चैलेंजेस थे, जो कि व्यू का वर्ल्ड है, वॉलेटाइल है, अनसर्टन है, कॉम्प्लेक्स है, एम्बिगस है, उनके बीच में जिस तरह से बजट पेश किया गया है, काफ़ी सपोर्ट की कई क्षेत्र उम्मीद कर रहे थे। आप इसको ओवरऑल किस तरह से देखते हैं, इन पर्टिकुलर MSMEs के बारे में बता सकें? मैं सहमत हूँ भारद्वाज साहब से। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर को जो एक बढ़ावा दिया गया है, इससे जो आप कह रहे हैं हेडविंड्स हैं, तो जो हमारी डोमेस्टिक डेवलपमेंट है उसमें जब एक्सपेंडिचर होगा तो इकोनॉमी का बढ़ना जायज़ है। हमने इस बार ये जो टूरिज़्म के ऊपर अच्छा फोकस किया गया है, उसको एक प्राइम इम्पोर्टेंस दी गई है इस बजट में जी। और टूरिज़्म में काफ़ी MSMEs इन्वॉल्व होते हैं, छोटे एंटरप्रेन्योर्स, माइक्रो स्मॉल इन्वॉल्व होते हैं। तो जो सरकार ने इस बार पूरा वाइड किया है, मेरे को पूरी आशा है कि इसको इनको सबको बढ़ोतरी मिलेगी और डेवलपमेंट बढ़ेगी। इसके प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए क्या मायने हैं? जो कैपेक्स के लेकर जिस तरह से जो अनाउंसमेंट्स की गई हैं, आप प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फ्रंट पर क्या कहना चाहेंगे? उस फ्रंट पर आप क्या उम्मीद कर रहे हैं आगे चलते हुए? देखिए कि अब इंडिया के ऊपर काफ़ी फोकस है वर्ल्ड का। चाइना के बाद इंडिया को पिकअप किया जा रहा है, इन्वेस्टमेंट्स भी आई हैं, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली अब डेवलप होगी और डिमांड स्लोली कोविड के बाद बाहर आ रही है। हमारी GST नंबर्स जो हैं टॉप पे जा रहे हैं पूरे साल, हर क्वार्टर के बाद बढ़ोतरी हुई है। हमारा जो पहला क्वार्टर था, मॉर्निंग में आए थे, बड़े नंबर्स इंप्रेसिव रहे हैं। जी। तो अप्रैल जो पहला शुरू ही था लास्ट ईयर का, हुआ तो सबसे हाईएस्ट था पूरे ईयर का। तो अभी आई थिंक 1 करोड़ 65 करोड़ के ऊपर से ही ज़्यादा था। तो पूरी आशा है कि ये जब हमारा मार्च क्लोज होगा जी, तो मेरे को पूरी कि ये करीब 175 करोड़ से ऊपर हमारा GST लॉक होना चाहिए। ओके मैम, योर व्यूज विद रिगार्ड टू MSMEs. MSMEs play a crucial role in the economy. They are the backbone of the economy. Whether it's GDP, exports, employment, they play a big role. And in particular, micro units का बता सके, which are huge in numbers and spread across the length and breadth of India. अलग अलग क्लस्टर्स में अलग अलग तरह की स्पेशलाइजेशन है, उनको कई तरह की उम्मीद थी इस बजट से। आप किस तरह से देखते हैं ग्रोथ एंड साथ में एम्प्लॉयमेंट एंड ओवरऑल मूड? When you talk about this, not just this budget, but the government has been always emphasizing two things: Atmanirbhar Bharat, along with the growth of micro and small and medium.
Now, if you look at Atmanirbhar Bharat, who's the heart and soul of it? It's the micro units, because they form 94% of all MSMEs which is started. They are spread out in rural areas and in small towns and villages. They are the ones who are creating the employment for about 2 or 3 people, even if it is only that, and they are less than 20 lakhs in turnover today. What was interesting about this budget is the Honorable Finance Minister made a special mention of women cooperatives, and by taking them into the next level. So the emphasis has become one of not just supporting the micro units, but how do you grow the micro units from nano to micro to small. That will be at the heart of any kind of development that needs to happen. So in this budget, I think skilling has gotten a lot of emphasis, which of course helps the youth in the country. The apprenticeship program that they talked about is again something very, very important, and I think we need to expand and grow. We can talk about that later. The 9,000 crore CGTMSE support system will also, properly directed by the banks, can make a big difference. And above all, I think the importance being given to the growth of the micro units. If we keep that at the heart of it, I think our vision for both the self-reliance that we are talking about, as well as for growth in the country in terms of employment, can happen outside of the urban areas, particularly spread out into the rural areas and into the hinterlands of the country. ओके प्रोफेसर अर्पिता, आप बता सकें, इनफैक्ट हम जो देख रहे हैं ये ग्लोबली जो की मार्केट्स हैं एक्सपोर्ट्स के फ्रंट से अगर हम देखें, जिसमें एमएसएमईज का भी क्रूशल रोल है, कहीं पर स्लो डाउन है, रिसेशनरी प्रेशर्स हैं, इन्फ्लेशन को लेकर इश्यूज हैं और कई तरह के चैलेंजेस रहे हैं. FY22 में हमने देखा था डिस्पाइट चैलेंजेस एक्सपोर्ट्स डिड रियली वेल, लेकिन अभी सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है. तो इसमें आप किस तरह का सपोर्ट एमएसएमईज के लिए एक्सपेक्ट कर रहे थे जो एग्जिम स्पेस में हैं, और आपने किस तरह से इस बजट को देखा है? आपका क्या असेसमेंट है? इनिशियल कमेंट में अगर आप बता सकें, फिर हम इसके और एस्पेक्ट्स को आपके साथ टच करेंगे. कई सारे चीज़ें किया गया है इस बजट में. अगर मैं बजट को और ग्लोबल इकोनॉमी के साथ देखूं तो कई सारे चीज़ें इसमें किया गया है, जैसे कि काफ़ी एमएसएमई फोकस है. आप जब बजट स्पीच सुनोगे तो आप कई बार एमएसएमई मेंशन हुआ है. हाँ, एंड जबकि पिछले 2 बजटों में पीएलआई सुन रहे थे, तो एमएसएमई नहीं सुनने को मिल रहा था. तो एक तो पॉजिटिव है कि हमने काफ़ी एमएसएमई को सुनने को मिला. सेकेंडली, जो एमएसएमईज का जो हमारी जो सर्वे बताते हैं कि उनका फाइनेंशियल प्रॉब्लम इज़ अ मेजर प्रॉब्लम, टेक्नोलॉजी एक सेकेंड मेजर प्रॉब्लम, स्किलिंग थर्ड मेजर प्रॉब्लम. ये तीनों प्रॉब्लम में से 2 प्रॉब्लम को टारगेट किया गया है बजट में. एक तो फाइनेंशियल इश्यूज को कुछ एड्रेस करने की कोशिश की गई है, स्किलिंग एंड मैन पावर एम्प्लॉयमेंट इश्यूज को भी कुछ हद से सॉल्व करने की कोशिश की गई. आपकी जो क्वेश्चन है कि एग्जिम पॉलिसी देखिए, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, एग्जिम पॉलिसीज जनरली आउटसाइड द बजट होती है, मगर बजट में अनाउंसमेंट्स होती है. जैसे लास्ट ईयर बजट में हमने देश के बारे में सोचा और सुना भी, उसके बाद से देश के बारे में हम सुन नहीं रहे हैं. हाँ, फॉरेन ट्रेड इंसेंटिव्स को हमारी WTO में चैलेंज किया गया था, उसके बाद रौटे पाया है, मगर उसके बाद क्या कुछ आने वाला है एमएसएमईज के लिए हमें नहीं पता. बजट में जो एड्रेस किया गया है वो है कि टोटल कस्टम ड्यूटी को कम किया गया है 21% से 15%. सो वैल्यू चेन में आने के लिए आपके लिए रॉ मटेरियल, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट सस्ता होना चाहिए, जिसको आप प्रोसेस करोगे और आप एक्सपोर्ट करोगे. सो वो जो इन्वर्टेड ड्यूटी कोशिश की गई है कम करने की. एक पॉइंट पे आप थोड़ा सोचिएगा बजट को देख के, वो ये है कि इन्वर्टेड ड्यूटी, अगर कोई प्रोडक्ट में बेसिक कस्टम ड्यूटी कम हो रहा है और उसी प्रोडक्ट में अगर सेस इंक्रीज हो जाए तो उसकी टोटल गेन एमएसएमई को नहीं आएगी, मगर उसको हमको बड़े डिटेल में जब 8 डिजिट पे क्लासिफिकेशन मिलेगा तभी एमएसएमई से बात करने से पता चलेगा. अब हम बजट में जो इनफैक्ट जो अनाउंसमेंट्स हैं उसके कुछ पहलुओं को आपसे एक एक करके समझेंगे. आप जैसे चैलेंजेस की बात कर रहे थे, तो एमएसएमई से जब आप इंटरैक्ट करें तो उनके सबसे बड़े चैलेंज में एक प्रमुख रहता है डिलेड पेमेंट्स, समय पर पेमेंट्स ना मिलना, जिसकी वजह से वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट हो, उनकी कॉम्पिटिटिवनेस हो, सब पर असर पड़ता है. उसको लेकर जो बजट में भारद्वाज साहब जो अनाउंसमेंट हुई है उसको आप कैसे देख रहे हैं? इन ऑर्डर टू प्रमोट टाइमली पेमेंट्स, इसमें रिडक्शन ऑफ पेमेंट्स अलाउ तभी किया जाएगा जब वो एक्चुअल बेसिस पर होगा. इसके क्या मायने हैं? ये क्या एक बहुत बड़ा रिलीफ है एमएसएमईज के लिए? ये जो स्टेप लिया गया इसके पीछे की सोच को भी आप कैसे देख रहे हैं भारद्वाज साहब?
इसमें कोई दो राय नहीं कि ये एक बहुत ही बड़ा मैसेज है, बहुत क्लियर मैसेज है कि एमएसएमई का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है और जो लार्ज कंपनीज हैं और खासकर गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग्स हैं उनको समय से अपने एमएसएमई सप्लायर्स का पेमेंट करना चाहिए, क्योंकि वो इकोनॉमी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। इसमें जो प्रोविज़न किया गया है, सबसे अच्छी बात है उसमें साथ में टीथ दिया गया है, क्योंकि इसको इनकम टैक्स की 43B के तहत लाया गया है। क्या मतलब है? 43B में उस तरह के पेमेंट शामिल हैं जैसे कि गवर्नमेंट के ड्यूज़, टैक्सेस, ईपीएफओ का पेमेंट वगैरह। उसमें खास बात ये रहती है कि यदि आपने पेमेंट किया नहीं किया तो उसका डिडक्शन आप क्लेम नहीं कर सकते। तो यहाँ पर भी चार्टर्ड अकाउंटेंट की ये जिम्मेदारी बन जाएगी कि यदि एमएसएमई का पेमेंट एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान नहीं हुआ है, कहने का मतलब है जिस फाइनेंशियल ईयर में बिल लाया गया यदि उसमें पेमेंट नहीं हुआ तो उस साल डिडक्शन आप क्लेम नहीं कर सकते। उस साल आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा उस पर, जो 30% हो सकता है या जो भी टैक्स का रेशियो, लेकिन वो अगले साल आप क्लेम कर सकते हैं। पर ये इसमें डिलेड पेमेंट्स में लार्ज कॉर्पोरेट्स भी हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स भी हैं और इनफैक्ट काफ़ी बड़ा अमाउंट जब इसमें स्टकअप रहता है। जहाँ तक एमएसएमईज़ की बात है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि इसके लिए स्टेट्स में एमएससी एफसीज भी सेटअप किए गए थे जिनकी संख्या बढ़ाई गई, ट्रेड्स प्लेटफॉर्म जैसे भी आए जिसमें उनको सपोर्ट किया जा रहा था। इस कदम को, ये जो उठाया गया है, इसके किस तरह से आप इम्पैक्ट देख रहे हैं? और एमएसएमईज़ को अगर आप इसको समझा सकें, उनके क्या मायने हैं इस स्टेप के उनके लिए? ये एक्चुअली बहुत ही फार रीचिंग क्लॉज है। इसमें सिंपली जैसे कहा कि गवर्नमेंट पेमेंट अगर नहीं करते थे आप इन टाइम या विद इन द ईयर तो आपको नहीं उसका बेनिफिट मिलता था। तो अब एवरी इंटरप्राइज, एवरी इंडस्ट्री अगर उन्होंने पेमेंट नहीं किया तो वो एक्सपेंस ही नहीं ले सकते उसका। और इनफैक्ट जो एमएसएमई इसमें एमएसएमई खुद भी आ गए। एमएसएमई एक्ट जो 2006 का जो हुआ था उसमें 45 डेज के अंदर 40 डेज की पेमेंट की आपके पास वो थी कि विद इन 45 पेमेंट देना है, नहीं देते तो वो आपको बैलेंस शीट में बताना पड़ता था। तो अब ये उसका भी नहीं है, ये है कि सीधा आपने अगर पेमेंट ही नहीं की तो आप ले ही नहीं सकते उसको अपने एक्सपेंस में, तो अलाउ ही नहीं किया जाएगा, अलाउ ही नहीं जाएगा। तो अगर आपको अपनी बैलेंस शीट में लेना है तो मार्च के बिल आपके विद इन 30 डेज ही पे होंगे। यानी ये बहुत बड़ी राहत है एमएसएमईज के लिए, उनकी वर्किंग कैपिटल के लिए। इसमें पीछे स्टडीज भी आई थी भारद्वाज साहब, कितना ह्यूज अमाउंट स्टकअप है डिलीट पेमेंट्स की वजह से ही? मतलब बहुत तरह की फिगर्स हैं, क्योंकि सही अमाउंट का पता नहीं लग सकता, बहुत मुश्किल काम है। लेकिन कोई 10 लाख करोड़ की फिगर एक तरफा थ्रो हुई थी कि जो एमएसएमई एक्ट के मुकाबले इसकी जो प्रोविजन है वो ज़्यादा स्ट्रिंजेंट है। एमएसएमई एक्ट के तहत तो यदि डिस्प्यूट होगा तो आपको डिस्प्यूट मैकेनिज्म के थ्रू जाना है। तो बहुत सारे केसेस में एमएसएमई अपने बायर को एंटेगोनाइज नहीं करना चाहता था, वो उसको कोर्ट में नहीं ले जाना चाहता, उनको रिपीट ऑर्डर्स भी तो लेने, हाँ रिपीट ऑर्डर्स भी लेने। लेकिन इस केस में उसमें एमएसएमई का कोई रोल ही नहीं है, ये एक स्टैट्यूटरी जो एक पार्ट है जो उसको फॉलो करना है। राइट। तो आइए आगे थोड़ा बढ़ते हैं। मैम विल कम टू यू। जैसे हम एमएसएमईज के जो अनाउंसमेंट्स हैं उसको टच कर रहे हैं, इसमें हमने ये भी देखा, आप माइक्रो यूनिट्स का जैसे मेंशन कर रहे थे, एफएम ने मेंशन किया कि जिनकी टर्नओवर अप टू 2 crores है, दे कैन अवेल प्रिजम्पटिव टैक्सेशन एज वेल। इसको आप कैसे देख रहे हैं? Sometimes when you look at all these micro units, increasing the limits, whether it's up to from 1 crore to 2 crores and having these kind of presumptive taxes support, or even we were talking about the delayed payments and the receivables and so on and so forth. It is good that the micro units can now even go to their tier 3 and tier 4. So they can go to tier 2 and tier 1 and insist that they get the payment because it benefits everybody. So in that kind of a system, which is not just about a government or a large corporate withholding payments, sometimes it's even the tier 1 and tier 2 withholding it for this. So, but by and large, again, when you go back to the micro units, most of them have less than 20 lakh in turnover today. And therefore, it is not about the way in which taxes can support them or not. The first question is, what are the ways in which they can retain some of their revenues and so on in order to grow? And that is where I think this whole system of being able to get the receivables will help them in that small way, so that their need for further loans or their need for further capital will be taken care of. Once you take care of that, I think that's a very important point. Perhaps these other issues of the presumptive tax and so on will be of further support to them. आप इस पर कुछ ऐड करना चाहेंगे? इंडस्ट्री, एकेडमिया, पार्टनरशिप, न्यू एज स्किल्स, इनोवेटिव माइंडसेट एम्प्लॉयज़ का, वर्कफोर्स को आगे के लिए रेडी करना, क्रिएटिंग फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स,
किस तरह के सिग्नल्स हैं और आगे का रोड मैप कैसे दिख रहा है, क्योंकि कई न्यू अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, उनको टैप करने के लिए एचआर को भी उसके अकॉर्डिंगली रेडी करना होगा। बिल्कुल। जैसे ये प्रोग्राम्स बन रहे हैं, इनके साथ इंडस्ट्री एंड सर्विस इंडस्ट्री सबको लिंक साथ में अगर हो, मतलब यहाँ पे हमने स्किल सेट किया और अगर वो एम्प्लॉयमेंट ही नहीं मिली उनको या कहीं पे उन्होंने नहीं किया तो उसका फायदा नहीं। तो हमें इंडस्ट्री उनके साथ भी उनको एक स्पेसिफिक के साथ ज्वाइन करके या क्लस्टर्स के साथ ज्वाइन करके उनको हम डेवलप करें, बोथ एंड शुड बीट। मे बी क्लस्टर मैपिंग के थ्रू, क्लस्टर मैपिंग के थ्रू या कुछ उनको बोझ। आप देख रहे हैं एसएमई एक्सप्रेस। फिलहाल वक्त ब्रेक का है, हम जल्दी हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एसएमई एक्सप्रेस। आज हम फोकस कर रहे हैं बजट 2023 पर। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमें किस तरह से वर्कफोर्स को, एमएसएमईज को इसके लिए तैयार करना होगा, क्योंकि वो माइक्रो यूनिट स्पेशली बहुत कुछ मैनेज करते हैं, सिंगल मैन आर्मी होते हैं, दे टेक केयर ऑफ मल्टीपल थिंग्स, वेयर मल्टीपल हैट्स। इस नए दौर के लिए वो खुद भी और उनकी वर्कफोर्स भी कैसे रेडी हो। स्किलिंग से पहले मैं एक दो और चीज़ों पर थोड़ा कमेंट करना चाहूँगा। पहले भी आपने जिक्र किया प्रिजम्पटिव जो टैक्स के लिए 2 करोड़ की लिमिट, तो उसमें संशोधन कर देता हूं कि जो प्रपोज किया गया है 2 करोड़ की लिमिट तो पहले से 2 से 3 करोड़ किया 2 से 3 करोड़ जी, और उसमें प्रोफेशनल्स भी हैं जिनका 50 लाख से 75 लाख 50 से 70। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि पहले 2 करोड़ तक की टर्नओवर तक आपको मैंडेटरी स्टैट्यूटरी बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं थी। अब ये लिमिट 3 करोड़ होगी, यानी 3 करोड़ तक, जैसा अभी आपने भी कहा लक्ष्मी जी ने कि माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं उनको काफ़ी दिक्कत रहती है, तो यानी 2 करोड़ से 3 करोड़ तक भी अभी जो स्थिति है उनको बैलेंस शीट बनाने की आवश्यकता नहीं होगी, तो उसकी जो कॉस्ट है वो बच जाएगी और इनफॉर्मल सेक्टर के लिए थोड़ा सा राहत की चीज़ रहती है। यही प्रोफेशनल्स के लिए भी जो 75 लाख तक को लिमिट होगी। दूसरी बात यह है कि इसमें 2-3 और बड़े अनाउंसमेंट किए गए हैं एमएसएमई के लिए बजट में, जो विवाद से विश्वास के तहत 2 इनिशिएटिव हैं। आई थिंक उनके बारे में भी बात करना जरूरी है। जी, हम उन पे भी आगे डेप्थ में और चलेंगे। अगर आप स्किलिंग का बता सकें, क्योंकि इसमें कई और एस्पेक्ट्स हैं, बजट में कई बार हमने देखा एमएसएमईज का जिक्र हुआ है, उन पर हम आते हैं। स्किलिंग अगर आप स्किलिंग के अंदर क्या है कि लगभग 10,000 से ऊपर आईटीआईज हैं, उसमें 3,000 शायद पब्लिक आईटीआईज हैं और बाकी प्राइवेट आईटीआईज हैं। प्राइवेट आईटीआईज के गैमेट को, एम्बिट को और ज़्यादा बड़ा करने की ज़रूरत है, और ख़ास तौर पर जो क्लस्टर्स हैं, उनकी इंडस्ट्री एसोसिएशंस हैं, उनको उस तरह के आईटीआईज रन करने के लिए दिए जाने चाहिए जी। ये सबसे बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह का स्किल सेट उनको चाहिए उस तरह का स्किल सेट अवेलेबल नहीं है, और जिस तरह का स्किल सेट आ रहा है उसकी वहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है, तो यानी मिसमैच है एक तरह का। आईटीआई के बहुत सारे बच्चे निकल के आ रहे हैं जो इंडस्ट्री में एम्प्लॉयबल नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो बच्चे आ रहे हैं उनमें एक जो सॉफ्ट स्किल्स है उनकी बहुत कमी है। इसके हम और कई एस्पेक्ट्स को भी आपके साथ टच करते हैं। मैम, आप बता सकें, इंडिया इज़ द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड मूविंग टुवर्ड्स दिस $5 ट्रिलियन इकोनॉमी जिसकी तरफ बढ़ना है, और उसमें एमएसएमईज का रोल बहुत क्रूशियल रहने वाला है। ये जो बजट में जो ब्लूप्रिंट है फॉर द कमिंग ईयर, इसमें आप कैसे देख रहे हैं? स्मॉल बिजनेसेस किस तरह का एक्शन आगे एक्सपेक्ट करें, कैसी अपॉर्चुनिटीज़ देखें? हाउ इज़ द रोड अहेड लुकिंग लाइक? पहली बात तो यह है कि बजट में पॉजिटिव यह है कि दे आर थिंकिंग फॉर इंडिया एट 2047, तो दे आर थिंकिंग अ लॉन्ग टर्म। बजट के पहले भी इन्होंने लॉजिस्टिक्स और जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो एम्फसिस की है, जो कॉस्ट कटिंग एक्सरसाइज पे एम्फसिस की है या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एम्फसाइज की है, वो स्मॉल बिजनेसेस के लिए फ़ायदा है। मगर देखिए, कोई भी देश में स्मॉल बिजनेसेस को स्मॉल रखना या माइक्रो को माइक्रो रखना इम्पॉर्टेंट नहीं है। कुछ फोकस होना चाहिए कि कैसे हमारी स्मॉल बिजनेसेस ग्लोबल वैल्यू चेन की पार्ट बने, कैसे हमारी स्मॉल बिजनेसेस मार्केटिंग और ब्रांड बिल्डिंग करें। उसमें हमको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि हाउ वी यूज द बजट मोर इफेक्टिवली। बजट इज एन अनाउंसमेंट, बट यू नो हाउ इट इज इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे हम लोग एआई मशीन लर्निंग की बात कर रहे हैं, एआई मशीन लर्निंग में हमारे कितने इंजीनियरिंग कॉलेजेस में अच्छा कोर्स है, तो हमें ट्रेनर कहाँ से मिलेगा? हमारा अभी जो ज़रूरत है एसएमईज के लिए, हमें
कई जगह पे ट्रेनर्स कहाँ पे शॉर्टेज है वो देखना है, या जैसे मानिए वेटरनरी ट्रेनिंग और डेमो फार्म्स, जो मैं आपको एग्रीकल्चर की बात कर रही थी, तो मैं आप लोगों को मैंने काफ़ी सारा सर्वे करके देखा कि डेमो फार्म्स नहीं है। ऑर्गेनिक, अगर ऑर्गेनिक आप कोई एग्रो प्रोसेसिंग का क्लस्टर को ट्रेनिंग देना चाहते हो, आपके पास डेमो नहीं है। अगर डेमो नहीं है, डेमो होगा उसके साथ आपको प्रोडक्ट ट्रेसेबिलिटी लाना पड़ेगा ट्रेनिंग के लिए, तो आपको फार्म लेवल ट्रेसेबिलिटी लाके पूरी ट्रेसेबिलिटी डालनी पड़ेगी, तभी आप एक ऑर्गेनिक का थर्ड पार्टी का सर्टिफिकेशन का ट्रेनिंग दे सकते हो। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, सिर्फ नंबर ऑफ पीपल ट्रेंड इज नॉट इम्पॉर्टेंट, वो तो पैसे देंगे आप, लोग आके ट्रेनिंग ले ही लेगा अगर हमारे जैसे बड़े देश है, मगर एम्प्लॉयबिलिटी के लिए ये सारे चीज़ें बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इंडस्ट्री को ये सारा चीज़ें इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। और किसी जगह पे जाके आपको एसएमई एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग की ज़रूरत है कि उनको एक्सपोर्ट मार्केट नॉलेज चाहिए और उसकी ट्रेनिंग, और इसके लिए ट्रेनिंग मॉड्यूल्स वगैरह डेवलप भी करना पड़ेगा। एसएमई एक्सप्रेस के आज के इस एडिशन में इतना ही। बजट 2023 में जिस तरह से एमएसएमईज को लेकर कई खास अनाउंसमेंट्स की गई हैं, तो अगले एडिशन में भी हम इसी के तमाम पहलुओं को आपके समक्ष एनालाइज करेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए मोहित जैन साहब आपका शुक्रिया, अनिल भारद्वाज जी आपका भी धन्यवाद, लक्ष्मी वेंकटेशन जी थैंक यू, साथ ही डॉक्टर अर्पिता मुखर्जी शुक्रिया। तो अगले एडिशन में हम आपसे मुलाकात करते हैं। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।